सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि फाइनल अकाउंट का पूरे के पूरे चैप्टर के सारे बेसिक्स कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये विदाउट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की वीडियो भी मैं अभी डाल दूंगा। ये वाला जो चैप्टर है ये विदाउट एडजस्टमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि फाइनल अकाउंट के जितने भी बेसिक्स हो सकते हैं वो सारे के सारे बेसिक्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। पूरा चैप्टर अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर ये पूरी वीडियो आपने देख ली इसका मतलब आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते क्या हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था अपने जनरल एंट्रीज या फिर अकाउंटिंग। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सोर्स डॉक्यूमेंट से। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हमने क्या बनाया था, जनरल एंट्रीज। उसके बाद जनरल एंट्रीज की हेल्प से हमने क्या बनाए थे, लेजर्स। उसके बाद लेजर की हेल्प से हमने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस। और अब हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग के अंदर हम किस वाले प्रोसेस में चलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर हम बनाते हैं जनरल, फिर हम बनाते हैं लेजर, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसके बाद हमारी बुक्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ ये चीज़ें बनानी होती है, इस प्रोसेस में हमें ये चीज़ें बनानी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर ना दो तरीके का हो सकता है। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। खर्चा दो तरीके का हो सकता है। एक तो मेरा हो सकता है कैपिटल एक्सपेंसेस या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मेरा हो सकता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या हो सकता है। तो देखो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक साल से ज़्यादा चलता है। एक साल से ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मशीन। अगर मैं एक मशीन खरीदूंगा तो वो एक साल से ज़्यादा चलेगी। सपोज मैंने एक कार खरीदी तो कार क्या होगी, एक साल से ज़्यादा चलेगी। तो ऐसा अगर हम कोई खर्चा करते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा हमको क्या देगा, बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर, जो कि हमें क्या देगा, बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा हमको क्या देगा, बेनिफिट देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कोई ऐसी चीज जो कि हमें एक साल से कम बेनिफिट देगी, जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है। अगर सपोज मैंने एक महीने का रेंट भरा तो एक महीने का ही मेरे को फैसिलिटी मिलेगी, सर्विस मिलेगी। मेरे को जो भी चीज़ का मैं रेंट भरूंगा एक महीने के लिए ही मिलेगी। या फिर सपोज मैंने सैलरी दी तो सैलरी कितने दिन की दी, एक महीने की थी। या फिर मैंने कमीशन दिया तो कमीशन कितने दिन का दिया, एक साल से कम का दिया, एक महीने का दिया, 2 महीने का दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। इसका मतलब बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। अगर एक साल से कम बेनिफिट हमको मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, जो कि एक साल से ज़्यादा हमको बेनिफिट देगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आती है रिसीट। अब रिसीट क्या होती है, तो रिसीट भी हमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है कैपिटल रिसीट, और एक होती है रिवेन्यू रिसीट। अब ये कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट क्या होती है, एक एक करके इनको देखते हैं। देखो, अगर हम ऐसी कोई काम करेंगे, अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे जो कि एक साल से ज़्यादा हमने किया होगा और उसके लिए हमें पैसे मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। यानी कि अगर हमने मोर देन 1 ईयर
काम करके कोई रिसीट पाई है, जैसे कि सपोज मैंने 1 साल तक 1 साल से ज़्यादा किसी बंदे को बिजनेस की कोई भी चीज़ रेंट पे दे दी, तो उसने मुझे क्या दिया, 1 साल से ज़्यादा का रेंट दिया। या फिर मैंने कहीं से फर्नीचर खरीद लिया, उसने मुझे क्या दिया, फर्नीचर दिया। या फिर मैंने अपना फर्नीचर किसी को बेच दिया, तो फर्नीचर क्या हो गया, मेरी कैपिटल रिसीट हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है, जो कि 1 साल से ज़्यादा चल सकती है। जैसे कि फर्नीचर क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने सपोज किसी को मशीनरी बेच दी, यानी कि मशीन की सेल कर दी, तो क्या होगा, वो भी 1 साल से ज़्यादा मशीनरी चल सकती है। तो ये सब क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर, अगर मैंने किसी इंसान को कोई ऐसी चीज़ दी है जो कि 1 साल से कम चलेगी, जैसे कि सपोज मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे दी थी जो कि 1 मंथ चल सकती है केवल, या फिर मेरे को रेंट मिला है जो कि 1 महीने का मिला है केवल। सपोज मेरे को कमीशन मिला है कुछ सामान सेल करने का, तो कमीशन कितने दिन का हो सकता है, सपोज कमीशन है 2 मंथ का। तो ये सब क्या हो गई, ये हो गई रिवेन्यू रिसीप्ट। तो कैपिटल रिसीट कौन सी होती है, वो चीज़ जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा काम करके मिली है। रिवेन्यू रिसीट जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल से कम काम करके मिली है। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल से ज़्यादा हमको बेनिफिट देगा, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमें 1 साल से कम क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो ये क्या होती है, कैपिटल रिसीट रिवेन्यू रिसीट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है या फिर फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, फाइनल अकाउंट के अंदर हमें 3 चीज़ें बनानी होती है। एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल या फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो। तीसरी हमारी होती है बैलेंस शीट। अब इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है पी एंड एल अकाउंट, और तीसरा आता है बैलेंस शीट। तो देखो, जो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है, क्या, जितना भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री इनकम। जितना भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इसके बाद पी एंड एल अकाउंट का क्या यूज होता है, जो भी हमारा ऑफिस के अंदर खर्चा होता है, ऑफिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सैलरी हो गई, या फिर ऑफिस रेंट हो गया, वो सारा खर्चा हम किस में बोलते हैं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। जो भी हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस से रिलेटेड इनकम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। और जितनी भी हमारी एसेट होती है एंड लायबिलिटीज होती हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। तो फाइनल अकाउंट से अंदर ये 3 मेजर अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं डिटेल में कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को। उसके बाद देखेंगे कि हम ऑफिस के एक्सपेंसेस को पी एंड एल के अंदर कैसे लिखते हैं, और एसेट और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर कैसे लिखते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कैसे कैसे क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023-24, या फिर जोन से भी साल का हो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उस तरीके से वहाँ पे लिखा होगा। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वहाँ पे लिखा होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमारा क्या आता है, डेबिट साइड आता है ओपनिंग स्टॉक, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आता है हमारा क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या हो गया, हमारा जितना भी ओपनिंग स्टॉक था उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं, जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक था उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू परचेज। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय सेल्स। अगर हम परचेज क्या लिख रहे हैं, डेबिट साइड लिख रहे हैं, तो सेल्स को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें कभी कभी हम कुछ परचेज कर देते हैं, जैसे कि हमने सपोज 1 लाख का माल मंगा लिया, उसमें से 10,000 रुपये हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, यानी कि 10,000 का वापस कर दिया, तो नेट परचेज हमारी कितनी हुई, 90,000 की हुई। तो उस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मतलब अगर हम कभी परचेज रिटर्न करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेज रिटर्न। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके और इसको बाहर लिख देते हैं, जितना भी अमाउंट वो वहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है।
तो ये हो गया परचेज रिटर्न। इसी तरीके से जब हम माल को सेल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हमें रिटर्न करते हैं। सपोज हमने 10,000 का माल सेल किया था और 1,000 का माल रिटर्न आ गया, तो हमने नेट सेल कितनी की 9,000। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने परचेज लिख लिया, सेल लिख दिया। अब जितने भी हमारे फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, हमें फैक्ट्री का रेंट देना पड़ सकता है, हमें फैक्ट्री के अंदर वेजेस देने पड़ सकते हैं, हमें हम जब अपना रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो हमें क्या देनी पड़ सकती है, लेबर को काम देना पड़ सकता है, लेबर को क्या देने पड़ सकते हैं, पैसे देने पड़ सकते हैं। सपोज ये हमारी कंपनी है और ये हमारे जो ट्रक है उसमें क्या आया है, हमारा माल आया है। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ ट्रक है, इसके अंदर हमारा माल आया है। अब ट्रक में से फैक्ट्री तक हमारा माल ले जाने के लिए जो लेबर को हम पैसे देते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड क्यों बोलते हैं, इनवर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास माल आया है, अगर हम माल भेजते और तब देते तो हम उसे बोलते कैरेज आउटवर्ड। तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। यानी कि जब हमारे पास माल आएगा तो वो किसके अंदर आएगा, ट्रक के अंदर आएगा। ट्रक से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और आपके फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चा हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है, या जो भी आपका फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो सकता है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारा खर्चा आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, और उसका टोटल यहाँ पर लिख दोगे। तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। तो इतना हमारा सब कुछ किसके अंदर आता है, इतना सारा हमारा सब कुछ आता है, इतना सारा हमारा सब कुछ आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं। तो टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल करते हैं। अब हमारे पास ना दो जगह बैलेंस बच सकता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बच सकता है, एक हमारे पास ऊपर यहाँ पर बैलेंस बच सकता है। अगर हमारे पास डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, टू ग्रोस प्रॉफिट। ये क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। और अगर इधर की साइड बैलेंस बच रहा है तो बाय ग्रोस लॉस। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अगर इधर बच रहा है तो बाय ग्रोस प्रॉफिट और इधर बच रहा है तो बाय ग्रोस लॉस। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का वो होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर हमारी जितनी भी परचेज होगी वो लिखेंगे, सेल होगी वो लिखेंगे, सेल परचेज रिटर्न होगी माइनस करेंगे, सेल रिटर्न होगी माइनस करेंगे, उसका अमाउंट बाहर इस तरीके से लिख देंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड लिख देंगे। अगर इधर बैलेंस बचता है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो जाता है, और इधर बैलेंस बचता है तो हमारा ग्रोस लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। तो हमने फाइनल अकाउंट के अंदर क्या देखा था, तीन चीज़ें देखी थी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखा था, जो कि हमने देख लिया कैसे बनता है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनता है। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, ये देखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जितने गुड्स हमने सेल किए हैं, जितने गुड्स हमने सेल किए हैं उसकी कॉस्ट क्या थी। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन क्या ही लिखूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि जितने भी हमने गुड को सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या थी, यानी कि हमने कितने रुपए में उनको बनाया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही बना सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे, उसके बाद जितना भी हमारा परचेज हुआ होगा उसको प्लस करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए होंगे उसको प्लस करेंगे, और माइनस जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है उसको प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद जितना भी हमने परचेज किया है उसको प्लस करेंगे, इसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उसको प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे क्या, जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको ना उस वाली गुड्स की कॉस्ट निकालनी है जो कि हमने सोल्ड करे हैं, यानी कि जो हमने एक साल में बेचे हैं, तो आप कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कुछ इसी तरीके का दिखता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023 और 24, या फिर जिस भी साल का हम बना रहे होंगे उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? ओह शिट, यहाँ हम क्या लिखेंगे? P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल का आपका ईयर एंडेड होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है इसको हम P&L के अंदर ट्रांसफर करते हैं। P&L के अंदर ट्रांसफर कैसे करते हैं? बाय ग्रोस प्रॉफिट। क्या करते हैं? बाय ग्रोस प्रॉफिट करते हैं। देखो अगर आपको लॉजिक समझना है तो लॉजिक क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेल लिखते हैं। यहाँ पर सेल में से हम वो वाले एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं जो कि हमारे फैक्ट्री के अंदर हुए हैं, जिसके अंदर परचेज वगैरह और वो सारी चीज़ें आ गई, वेजेस वगैरह वो सारा आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। इसमें से हम फिर ऑफिस एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। ऑफिस एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? हमारे जितने भी हमने ऑफिस के अंदर किए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ऑफिस एक्सपेंडिचर हम किसके अंदर से माइनस करते हैं? P&L के अंदर माइनस करते हैं। और ये किसके अंदर माइनस करते हैं? ट्रेडिंग के अंदर माइनस करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग के अंदर माइनस करके क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करके क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। किसके अंदर? P&L के अंदर। अगर आपको लॉजिक समझना था तो ये था लॉजिक, और अगर आपको रट्टा मारने में इंटरेस्ट है तो रट्टा आप मार ही सकते हो। वैसे लॉजिक समझ के आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, लॉजिक भी मैंने इसीलिए बता दिया। तो ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आपके जो ऑफिस के अंदर है कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ऑफिस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस के अंदर आपके क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि आपका रेंट हो सकता है ऑफिस का, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, है ना, आपकी कैरेज आउटवर्ड हो सकता है। आउटवर्ड यानी कि जब आप सामान भेजोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या हो सकता है? आउटवर्ड हो सकता है। जैसे ऊपर क्या था, जब हमने सामान मंगाया था कैरेज इनवर्ड तो हमें पैसा देना पड़ा था, लेकिन आउटवर्ड जब हम भेजेंगे तो हमें पैसा देना पड़ सकता है। और क्या क्या ऑफिस के अंदर खर्चे हो सकते हैं? स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है और सैलरी हो सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। वो आप एग्जाम्पल के तौर पर कहीं से कहीं तक भी लिख सकते हो, जितना भी आपको पता होगा कि ऑफिस के अंदर कौन से एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं। सबसे पहला रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, स्टेशनरी, सैलरी, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो हम उनको टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी ना कुछ कुछ इनकम हो जाती है। इनकम कैसे कैसे होती है? सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बाय अदर इनकम। अब ये इनकम कैसे कैसे हो सकती है, आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, सपोज मेरे पास ना मेरी एक कंपनी है और मेरे पास बहुत सारा एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, यानी कि मेरे बैंक के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। अब मेरे पास बैंक के अंदर पैसा पड़ा है तो पड़े पड़े तो पैसा बढ़ने का नहीं है अपने पास। मैं सोचता हूँ इस पैसे को ना कहीं पर, इस पैसे से कहीं शेयर खरीद लेता हूँ, तो शेयर के ऊपर मुझे क्या मिल सकता है? डिविडेंड मिल सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए डिविडेंड से हमारे क्या हो सकती है? इनकम हो सकती है। सपोज मैंने उसे किसी को लोन दे दिया तो मुझे क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इस टाइप की मेरी बहुत सारी इनकम हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी इनकम यहाँ पर लिख देता हूँ। जो भी मेरी इनकम होगी मैं इधर की साइड लिख दूंगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में मेरे पास बच जाएगा, सबसे पहले मैं इसका टोटल कर लूँगा। टोटल कैसे करूँगा? यहाँ पर इस तरीके से टोटल कर लेता हूँ और इस तरीके से टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास इधर की साइड बैलेंस बचा तो हम क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट, या फिर अगर इधर बचा तो बाय नेट लॉस। तो कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा P&L अकाउंट हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं जो कि हमने ट्रेडिंग के अंदर निकाला था। अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो वो यहाँ लिख देंगे, इनकम है तो यहाँ लिख देंगे, इधर की साइड बचेगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इधर की साइड बचेगा तो नेट लॉस हमारा आ जाएगा। तो हमने ये क्या कर दिया, P&L अकाउंट बनाना भी सीख लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, देखो जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, चाहे आप प्रॉफिट ले लो, चाहे आप इनकम ले लो, चाहे आप एक्सपेंडिचर ले लो, ये दो टाइप के होते हैं सारी चीज़ें। अब ये क्या क्या होता है, देखो सबसे पहला हमारा होता है एक तो ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। अब ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं, तो अगर हमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को समझना है तो 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि हमारी कंपनी का मेन वर्क क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, सपोज मैंने एक कंपनी खोली और मैंने सोचा इस कंपनी के अंदर ना मैं बैग्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, बैग्स बनाऊंगा और मैं उनको सेल करूंगा। तो मैंने एक कंपनी खोली क्या बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ना बहुत सारा कैश में पैसा हो गया, तो मैंने सोचा यार अब इस पैसे को बैंक में क्या रखूं, एक काम करता हूँ इस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इन्वेस्ट करके मैंने क्या कर दिया, मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके मैंने डिविडेंड उसके ऊपर कमाया या फिर इंटरेस्ट कमाया। सपोज मैंने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया। तो ये क्या हो गया, मैंने इंटरेस्ट इन्वेस्ट करके पैसे को क्या कमाया, इंटरेस्ट कमाया। तो इस तरीके से मैंने आपसे क्या बोला कि मेरी जो कंपनी खुली थी उसका जो मेन वर्क था वो क्या था, मेन वर्क था बैग बनाने का। क्या था, मेन वर्क था बैग बनाने का। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, मैंने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मैंने शेयर खरीद लिया, उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिल गया। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर से भी काम किया, लेकिन जो मेरा मेन वर्क था, जो कि मुझे इनकम मिलनी थी, जिसके लिए मैंने कंपनी खोली थी, वो जो मेन वर्क था उसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग वर्क, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑपरेटिंग वर्क बोलता हूँ। और जो मेरा वैसे ही काम था जो कि मैंने कर लिया एक्चुअल में, कि मेरे पास पैसे पड़ा हुआ था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किसी को दे दिया, लोन दे दिया, उसके ऊपर शेयर खरीद लिया, डिविडेंड कर लिया, तो मेरा हो गया नॉन ऑपरेटिंग वर्क। अब जितना भी ऑपरेटिंग वर्क से मेरे को इनकम मिलेगी, एक्सपेंडिचर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसको मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यानी कि मेन वर्क की साइड में, जो कि मेरा मेन वर्क से इनकम आ रही है। और जो मेरी साइड इनकम, साइड एक्सपेंसेस जो मेरा साइड से आ रहा है, उसको मैं क्या करूँगा, नॉन ऑपरेटिंग लिखूंगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का मेरे को मतलब बता दो, तो आपको क्या बताना है कि ऑपरेटिंग तो वो जिसके लिए आपने कंपनी खोली थी। जैसे कि जियो किसके लिए खुला था, जियो खुला था कि टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए, लेकिन जियो के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उसने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका नॉन ऑपरेटिंग वर्क हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। अब आपको अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इसमें से माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या करोगे, माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इससे आप कहाँ पहुंच जाओगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, जरूरत आपको पड़ सकती है। क्या, नेट प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग का मतलब और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब आपको पता है क्या, अगर आप मेन वर्क से कोई इनकम, एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो ऑपरेटिंग हो गया, लेकिन अगर आप साइड से कमा रहे हो इनकम, एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट, तो वो क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है बैलेंस शीट, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा क्लोज। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हम लिखते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। अभी जो बैलेंस शीट है ना, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एसेट, सॉरी लायबिलिटी, और यहाँ हम लिखते हैं एसेट। तो इधर आ गई हमारी लायबिलिटी, इधर आ गई हमारी एसेट, ठीक है। अब हमारी एसेट क्या क्या हो सकती है, सपोज हमारा फर्नीचर हो सकता है, हमारी बिल्डिंग हो सकती है, हमारी मशीनरी हो सकती है, हमारे डेटर्स हो सकते हैं,
हमारा कैश हो सकता है, हमारे बैंक हो सकता है, ये सारे क्या हो गई हमारी एसेट हो सकती है। तो जितनी भी हमारी एसेट होगी हम एसेट साइड लिख देंगे। लाइबिलिटी के अंदर हमारे क्या क्या आ सकता है, सपोज हमने किसी से लोन लिया हुआ है तो लोन आ जाएगा। सपोज हमने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, सपोज ए से लोन लिया हुआ है या ए से पैसे उधार लिए हुए हैं, या हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। क्रेडिटर यानी कि जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा हुआ है, इनको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती है लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड एक और चीज़ आ सकती है, क्या, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा होता है जो कि ओनर इनिशियली लाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकती है। अब इस कैपिटल में हम ऐड और लेस कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है, सपोज ये कैपिटल है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर लॉस हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें और आती है, क्या, कभी कभी क्या होता है, ओनर क्या कर देता है, एडिशनल कैपिटल ले आता है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ओनर क्या करता है, अपने इस पैसे को बिजनेस से निकाल लेता है, तो वो क्या करता है, ड्रॉइंग्स करता है। और अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया। लेकिन कभी कभी वो एडिशनल कैपिटल लाता है, यानी कि और पैसा वो बिजनेस के अंदर ले आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग होगी तो हम माइनस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल होगा तो हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से बाहर अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद लोन का जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे, और ये वाले क्रेडिटर्स वगैरह का जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम इसको टोटल करेंगे, और ये दोनों टोटल क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों टोटल आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो सही है, ये आप मान सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट ऑल अबाउट, कि फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक्सपेंडिचर किस हिसाब से हो सकते हैं, P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट हम क्या बना सकते हैं, ऑपरेटिंग वगैरह, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मैंने सारा समझा दिया आपको। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं और किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं।